आपको एक दिन एक्स्ट्रा आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया हो गया पढ़ने के लिए। कल मैं नहीं ले पाया था लेक्चर, थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट आई होप आप प्रिपेयर्ड हो। हाय 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 एवरीवन, पहले से कमेंट्स आ गए, वेरी गुड। अच्छा, हाय श्रीमय, हाय अंकिता, हाय शिव, क्या हाल है? हाय साक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो विनय, सो हेलो आदर्श, आई एम फाइन बेटा। हाय राज, हाय नेहा, हेलो लीजा, लीशा, लीशा राइट, न्यू स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, लीशा नाम। हेलो अंकिता, हेलो रोशनी, आई एम फाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 एंड 4। बहुत ही प्यारे से चैप्टर थे दोनों। 3 में हमने देखा था कि कैसे हम अलग अलग पार्टीज, हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टीज है, ये हमने देखा था। हाय गेमिंग ब्रो, हाय, हेलो 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 एवरीवन। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अलग अलग फॉर्म होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है एग्जैक्टली और हमारे डेमोक्रेसी में क्या काम है उसका, कौन लोग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, कौन लोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस जो पूरा है, इस डेमोक्रेसी का पार्ट बन सकते हैं, कौन लोग उसके हिस्सा है, एंड नेशनल पार्टीज क्या होती है, रीजनल पार्टीज क्या होती है, ये सारी अलग अलग चीजें हमने देखी थी। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, ये सारी चीजें हमने देखी थी। कुछ नेशनल पार्टीज के नाम अगर कहूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, एंड बहुजन समाज पार्टी, ये सारे नेशनल पार्टीज है। फिर हमने रीजनल पार्टीज देखी थी, शिवसेना हो गई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की, एंड डीएमके जैसी जो तमिलनाडु में है। सो ये सारी रीजनल पार्टीज है। हमने देखा था कौन कैसे वर्क करता है, पूरा कब फॉर्म हुई थी, वो कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी, क्या रीजंस थे फॉर्म होने के, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीजंस थे उसके फॉर्म होने के, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी थी। दोनों वीडियो बहुत ही प्यारे से थे, आई होप आपने देखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। बेटा टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, अल्टरनेट डेज हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हमारा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। आज पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया तो कल अभी ज्योग्राफी और साइंस 2 चालू करूंगा मैं, ठीक है? तो कल ज्योग्राफी और परसों साइंस 2। तो अल्टरनेट डेज वैसे हमारा चलता है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। ओके, सो जनरली एक दिन पहले लास्ट जो भी सेशन होता है उसमें मैं बता देता हूं कि कौन सा हम रिवीजन लेने वाले हैं। ओके आदर्श, तो थोड़ा सा चैनल में आप ये रहिए, एक्टिव रहिए, आपको जरूर पता पड़ जाएगा। हेलो युतिका, हेलो तानिया, हेलो हेलो एवरीवन जो भी है। करण कह रहे शाउट आउट, करण सारे आंसर राइट करिए, शाउट आउट मिलेगा आपको बहुत लास्ट में भी। हेलो आदित्य, हेलो हेलो। अच्छा, मॉम का नाम है आपका, ओके, नाइस नेम, लीशा, लीशा, ओके। हाय राशि, हेलो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले थर्ड चैप्टर देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित हुई थी? आई एम फाइन राशि, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? आंसर करिएगा राशि अभी। वेरी गुड, आई एम टू हैप्पी आदर्श। साइंस 2 स्टार्ट हो जाएगा हमारा, परसों से चालू हो जाएगा। कल ज्योग्राफी हम लेंगे। यस, नम्रता जी देखिए, फटाफट आंसर देने वाले बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं मुझे। आंसर दीजिए अभी सब लोग, हम बात लास्ट में करेंगे थोड़ा अभी। यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी एंड फॉर्म हुई थी। एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंटरनेशनल पीस, सोशल इक्वालिटी, ये सारे उनके बिलीव्स हैं। ओके, एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन, ये सारी चीज उन्होंने अपने एजेंडा में कही थी। आई होप आपने ये वीडियो देखा है। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डैश पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म।
तो आपको बताना है कौन सी पार्टी जो है वो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इंपेरियलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, इंपेरियलिज्म को अपोज करती है, अपोज करती है। सो आपको वो बताना है। जैसे ऊपर मैंने अभी आपको कहा था कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था सोशलिज्म, इंटरनेशनल पीस, वैसे यहां पर कौन सी पार्टी का ये एजेंडा है कि इंपेरियलिज्म नहीं होना चाहिए। ये आपका हिंट, एक्चुअली इंपेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, ये हिंट है आपका, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। वेरी गुड, साक्षी का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है, साक्षी का सबसे पहले आंसर दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज डी, नॉट सी। कुछ लोगों ने सी कहा था। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट फॉलो करती है। मार्क्सिस्ट वाला याद रखो, ये लोग वर्कर क्लास पे बिलीव करते हैं, ये लोग इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। ओके, इंपीरियलिज्म के अंदर हम लोग कैपिटलिस्ट पूरा हम लोग रखते हैं, और प्रोडक्शन का जो हमारा कैपिटल, ये सब जो है वो ठीक से डिवाइड नहीं होता इक्वली, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो वर्कर बेस्ड जो है, इनका सिंबल भी अगर आपको याद होगा तो उनका सिंबल भी बड़ा ही यूनिक है। आई होप आप सबको ये याद है। सो याद रखिएगा कि सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इंपेरियलिज्म जो है उसे अपोज करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर द 1989 डैश इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज द डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड। तो कौन से ईयर 1989 के बाद कौन से इलेक्शंस में के बाद बेसिकली जो एक वन पार्टी डोमिनेंट चल रहा था वो बंद हो गया बिल्कुल तरह से। हमारे यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम एक डोमिनेंट चले आ रहा था, स्टार्टिंग से ही हमने देखा था कांग्रेस था। तो 1989 में कौन से इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ जब से ये सिस्टम बंद हो गया? मतलब अब एक पार्टी का रूल नहीं चलेगा बाबा, अब सब जो हकदार है, जो डेमोक्रेसी में जिसको ज्यादा वोट्स है उस हिसाब से वो आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोगों के, मैं सभी के आंसर देख रहा हूं। एंड सबसे पहले मुझे आंसर दिख रहा है नम्रता जी का दिख रहा है, फिर नम्रता अगेन, अंकिता का आंसर, हाय अंकिता का आंसर दिख रहा है ए, एंड फिर गेमिंग ब्रो का आंसर दिख रहा है ए। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज लोकसभा इलेक्शंस। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया ये। लेट्स मैं रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता हूं। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। बोथ द डैश एंड डैश पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोलिजन गवर्नमेंट। तो हमने देखा था कि एक सिंगल पार्टी को सारा पूरा मेजॉरिटी वोट्स फॉर्म होके नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, तो उन्होंने चालू किया एक सिस्टम जो था, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट का। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें वो लोग दूसरे छोटे छोटे पार्टीज को अपने साथ रख लेते हैं एंड वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो कौन वो दो पार्टीज है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? बहुत ही सिंपल सा आंसर। अगेन वेरी गुड नम्रता, साक्षी एंड अंकिता एंड विक्यांत मिमिक्री का मुझे आंसर दिख रहा है सबसे पहले। बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एंड कांग्रेस, ये दोनों ने कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म किया था एंड ये एक्सपेरिमेंट किया था दोनों ने, जो कि इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन 1999 तक ये स्टेबलाइज हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। When people come together and participate in the electoral process, the acquire political parties, such organizations are called dash। एकदम सिंपल। जब लोग एक साथ आते हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, और ये प्रोसेस में वो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बेसिकली कहते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, उनको पॉलिटिकल पार्टी मिल जाता। राज, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का हमने साथ में वीडियो कर लिया था 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले में चेक करो, आपको मिल जाएगा। 2 से 3 दिन पहले चेक करो, फर्स्ट और सेकंड पॉलिटिकल साइंस का साथ में हुआ था वीडियो, रिवीजन हो चुका है। ईशान जायसवाल, हेलो ईशान, आंसर करिए फटाफट। वेरी गुड, मुझे अगेन आंसर दिख रहा है नम्रता का, साक्षी का, एंड उसके बाद विनय एंड लीसा जी का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, बहुत ही सिंपल, उसे पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। ओके, ये लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में
हिस्सा लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं और ये उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द डैश आइडियोलॉजी। तो बहुजन समाज पार्टी जो हमारी एक नेशनल पार्टी है जो 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये क्या प्रोफेस करती है, यानी कि कौन सी फिलॉसफी को ये सपोर्ट करती है, वो बताना है आपको। कौन सी फिलॉसफी को सपोर्ट करती है? चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर, वेरी गुड। मुझे साक्षी, विनय, श्रीमयी आखिरकार आपका आगे आंसर। लेट हो रहे हो आज आप, नेटवर्क इश्यू है आपका लगता है। तानिया एंड विक्रांत एंड अंकिता, सभी लोग का, राजेंद्र एंड सभी लोग का सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, सोशलिस्ट फिलोसॉफी इनका है, सोशलिस्ट इनका फिलोसॉफी है। ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको सपोर्ट करने, इनको मेजॉरिटी कम्युनिटी समझते हैं। यहां पर हमने ये वर्ड सीखा था मेजॉरिटी, जो जनरली जिन्हें हम माइनॉरिटी बोलते हैं, वो उन्होंने कहा था कि नहीं यही मेजॉरिटी है हमारी, तो इन्होंने ये चालू किया था ये, एंड इनका ये फिलोसॉफी है सोशलिस्ट फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन देखेंगे। शिरोमणि अकाली दल established in 1920 a prominent regional party in dash। तो आपको बताना है ये शिरोमणि अकाली दल ये कहां की रीजनल पार्टी। बहुत ही सिंपल आंसर, इसका नाम श्रीमयी जैसा है। चलिए, आई होप श्रीमयी आंसर इसका करेक्ट देगी। कौन से रीजनल पार्टी है ये, कहां की रीजनल पार्टी है ये? वेरी गुड, क्या बात है। द करेक्ट आंसर मुझे सबसे पहले नम्रता का दिख रहा है, विनय का फिर दिख रहा है, एंड ये क्या लिखा है, ढाई क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पंजाब इज द करेक्ट आंसर। पंजाब की ये रीजनल पार्टी है, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, रिलीजियस एंड रीजनल प्राइड पे ये नर्चर होती है और बहुत साल पंजाब में पावर में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखेंगे। जस्टिस पार्टी अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। तो जस्टिस पार्टी जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई थी? जस्टिस पार्टी जो 1920 में उभरी थी एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में से। ये हिंट है आपका, एक्चुअली ये आपका हिंट है। नॉन ब्राह्मण यानी कौन से लोग, फिर कौन से लोग आ जाते हैं? हाँ, मैं वो समझ गया, डी लिख रहे थे आप, और आपका नोट पैड लाइक टाइपिंग में वो 2.5 वर्ड था। यस, वेरी गुड। आई सी द आंसर्स फ्रॉम साक्षी, श्रीमयी, नम्रता एंड राजेंद्र जी। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज द्रविड़ मुनेत्रा खजंगम, दैट इज डीएमके तमिलनाडु की पार्टी, द्रविडियंस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारा इंडिया जो है वो ओरिजिनल अगर पीपल माना जाए तो द्रविडियंस और आर्यंस ऐसा हम बोलते हैं। तो द्रविडियंस जो है, जो ओरिजिनल पीपल ऑफ कहे जाते हैं इंडिया के, तो वो पूरे साउथ में है और तमिलनाडु में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। इसलिए नॉन ब्राह्मण यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये द्रविडियंस लोग हैं, और ये जस्टिस पार्टी में से बनी थी बाद में पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज डीएमके, तमिलनाडु में 1949 में। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग ने सही आंसर दिया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे। In 1984, the Dash Party was established with the objective of protecting the interest of the majority। तो मैंने अभी ऊपर 2 क्वेश्चन पहले शायद से हमने बात की कि मेजॉरिटी ये टर्म किनके लिए इस्तेमाल किया गया था, और 1984 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। तो आपको बताना है कौन सी नेशनल पार्टी है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूर बड़े आसानी से सारे आंसर्स आएंगे। चलिए, यस, वेरी गुड। नम्रता का सबसे पहले आंसर दिख रहा है मुझे, फिर विनय एंड विक्रांत और फिर साक्षी। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 9A, दैट इज बहुजन समाज पार्टी ही है जिसकी मैंने अभी बात की। वो लोग ने ये टर्म मेजॉरिटी वर्ड इस्तेमाल किया था, जिसमें एक्चुअल में जिसको हम नॉर्मल वे में, जनरल वे में माइनॉरिटी कहते हैं,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारी चीजें, रिलीजियस माइनॉरिटीज और अदर बैकवर्ड क्लास जिसे ओबीसी भी कहते हैं, ये सब कुछ मिला के उन्होंने कहा था ये मेजॉरिटी है और इनके लिए हम काम करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज बहुजन समाज पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे. हेलो अमर. 10th क्वेश्चन देखेंगे. द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश रीजन. तो ये कहां की रीजनल पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहां की रीजनल पार्टी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. हेलो ऋतुजा बेटा, चलिए आंसर दीजिए ऋतुजा एंड अमर भी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया. कौन सी रीजनल पार्टी है ये? बहुत सिंपल आंसर इसका, बहुत सिंपल आंसर इसका. 1932 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, अगर आपको कोई हिंट. वेरी गुड, क्या बात है. साक्षी का आंसर सबसे पहले एंड फिर विक्रांत एंड विनय. वेरी गुड. ऋतुजा के भी आंसर. जम्मू एंड कश्मीर रीजन का पार्टी है ये काश्मीरीज जो है उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है और ये अपना फुल ऑटोनॉमी चाहता है स्टेट के ऊपर. तो ये तो अभी फिलहाल तो रहा नहीं इनका, अभी कुछ ऐसा होगा नहीं. बट आपको याद रखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इज इन जम्मू कश्मीर. बहुत ही सिंपल सा. विख्यांत. ओके, मैं कब से सोच ही रहा था क्या इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं. सॉरी विख्यांत जी, बहुत ही यूनिक नाम है आपका, बहुत प्यारा नाम है आपका. नेक्स्ट हमारा सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे. 10 क्वेश्चन. आई होप 10 में से सबके आए, सभी 10 मार्क्स आए ये वाले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट थर्ड वाले में मतलब. और फोर्थ चैप्टर अब चालू करेंगे. फोर्थ चैप्टर अब चालू करेंगे हम लोग. सो दैट इज सोशल मूवमेंट्स के ऊपर था ये चैप्टर. ये भी बहुत प्यारा सा चैप्टर था. इसमें हमने देखा था कि कैसे अलग अलग मूवमेंट्स, कैसे अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स, और अभी भी एक मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ पे, फार्मर्स प्रोटेस्ट. अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो या बेसिक नॉलेज रखते हो तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ पे अभी भी ये चल रहा है, एक फार्मर्स प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है, एक तरह का मूवमेंट बोलते हैं उसको. तो ये आपको लाइव एग्जांपल देखने मिल रहा है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके एसएससी बोर्ड्स में आप जरूर इसका मेंशन करेंगे एग्जांपल में कि फार्मर्स मूवमेंट जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो आपका एक तरह का मूवमेंट का एग्जांपल है. ओके, सो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, विमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, द मेन डिमांड ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर डैश. एकदम सिंपल. ट्राइबल पीपल यानी कि बेसिकली आदिवासी जो होते हैं, आदिवासी उसका क्या हक मांगना है उनका. वेरी गुड. मैं रोहित हूं. ओके रोहित, मैं याद रखूंगा. आई मीन मुश्किल है थोड़ा सा बट ठीक है. ऋतुजा रोहित है, ठीक है. चलो इसका आंसर दो मुझे, किस चीज पे हक मांग रहे हैं. नम्रता जी ने अगेन मुझे आंसर दे दिया. बी इज द करेक्ट आंसर. डी नहीं, अर्बन एरियाज नहीं. अर्बन एरिया को उनका कुछ काम नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा ही एरिया हमें दे दो, फॉरेस्ट पे हमें अपना हक जताने दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं. फॉरेस्ट पे हमें अपना हक जताने दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. द फार्मर्स मूवमेंट्स वेर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ डैश. तो किन लोगों के वजह से इंस्पिरेशन मिला था फार्मर्स मूवमेंट्स के लिए? कौन वो महारथी है? ये सारे के सारे महारथी लोग हैं. कौन लोग हैं वो जिनके वजह से ये फार्मर्स मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन मिला था? चलिए, वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये सभी के वजह से महात्मा फुले, जस्टिस रनाडे, महात्मा गांधी, सभी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. 2 का आंसर डी है. थोड़ा पता नहीं कमेंट लेट आ रहे हैं मुझे. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे.
आफ्टर द डैश द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। तो क्या वो चीज हुई, कौन सा वो, खास करके मैं रिवॉल्यूशन, आपको हिंट देता हूं, कौन सा वो रिवॉल्यूशन हुआ जिसके बाद से फार्मर्स मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ लिया, बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ लिया। हेलो आदित्य। चलिए फास्ट, थर्ड क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, श्रीमय का आंसर मुझे दिख रहा है पहले, नम्रता, साक्षी, विनय, आदर्श, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था हमारे यहां पे, जहां पे हमने प्रोड्यूस किया था, हमने साइंस में पढ़ा बेटा, हमने ये सारी चीजें कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कैसे हमने हाई यील्डिंग क्रॉप्स कैसे उगाना सीखा, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, खास करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन मोमेंटम मिल गया ये फार्मर्स मूवमेंट्स वगैरह को, क्योंकि उन तक बेनिफिट्स ठीक से पहुंच नहीं रहे थे, पुअर फार्मर्स तक बेनिफिट्स पहुंच नहीं रहे थे, सो इसीलिए मूवमेंट्स और ज्यादा तेज हो गए। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इन डैश रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। तो वो कौन सा सन है, कौन सा साल है जब रेलवे वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे चले गए थे अपने डिमांड पूरे मांगने के लिए। मतलब ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स में आता है, आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स में आता है। रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन विच ईयर? कम ऑन, वेरी गुड। नम्रता का अगेन फिर से मेरे को आंसर दिख रहा है, एंड साक्षी का फिर, एंड वेरी गुड विख्यांत, राइट, विख्यांत, नम्रता, विख्यांत, अंकिता, श्रीमयी। बी इज द करेक्ट आंसर, 1899। 1899 वॉज द ईयर जब रेलवे वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे गए थे। सो बहुत ही सिंपल सा, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। Dash were established in India in the latter half of the 19th century। तो latter वर्ड का मतलब भी मैं समझा चुका हूं कि कोई चीज के आप दो हिस्से करोगे तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे latter कहा जाता है। तो latter half of 19th century यानी 1850s के बाद की बात कर रहे हैं वो लोग। तो क्या एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, आपको बताना है। बहुत ज्यादा क्या एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेट्स सी कौन आंसर करता है। धनंजय जी कह रहे हैं रेलवे कंपनीज, ओके, विख्यांत भी वही कह रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर दिया है मुझे साहेबराव पाटिल जी ने। साहेबराव पाटिल जी का सही आंसर है, दैट इज बोथ बी एंड सी, टेक्सटाइल भी एंड रेलवेज भी, ये दोनों बहुत ज्यादा यहां पे इंडिया में चालू हो गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था बहुत ज्यादा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड रेलवे कंपनीज आ चुकी थी। दैट इज बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी के वजह से, इसी के साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमारे यहां पे चालू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर बहुत लोग ने गलत दे दिया मेरे ख्याल से। सिर्फ साहेबराव, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस हो गए, साहेबराव है मेरे ख्याल से। साहेबराव पाटिल जी का सिर्फ एक सही आंसर मुझे दिख रहा है, डी, बाकी सभी का गलत आंसर हो गया। मेरे ख्याल से सबने ऊपर सी वाले को फॉलो कर दिया कि ये सी बोल दिए सर ने, मैंने खाली ऑप्शन का नाम लिया था, वो सही है गलत नहीं कहा था मैंने। तो सभी का ये याद रखिए, सिर्फ रेलवे नहीं, हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, कपड़ा मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे, इसका पूरा हिस्ट्री है हमारे यहाँ पे कपड़ा मिल का। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक एक ही आंसर जो सबका मुझे रॉन्ग दिखा, मैक्सिमम लोग का, सबका नहीं, मैक्सिमम लोग का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। डैश प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986। 1986 में कौन सा एक्ट बना था? वुमेन प्रोटेक्शन, फार्मर्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर, लेबर प्रोटेक्शन। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना, आपके लिए ये नॉलेज होना। चलिए, वेरी गुड, नम्रता जी का आंसर अगेन सबसे पहले मुझे दिख रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन याद रखिएगा बेटा, गलती अपनी याद रखिएगा अंकिता।
द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में। ये हर एक सोसाइटी के मेंबर को कंज्यूमर ट्रीट करता है। इसमें एडल्ट्रेशन और जो चीजें होती है उसका कॉस्ट हद से ज्यादा ना जाए। आप एमआरपी के ऊपर आपसे कोई पैसा मांगे तो आपको नहीं देना है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट जाके कंप्लेन कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को रिलेटेड। आपको कोई फ्रॉड या कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो ओके इसीलिए यस एग्जैक्टली जागो ग्राहक जागो की एड्स, वेरी गुड अंकिता। जागो ग्राहक जागो की जो एड्स आती है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एड्स होती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको दिखाई जाती है। जनरली सिनेमा थिएटर्स वगैरह में ये दिखाई जाती है एंड टीवी पे भी कभी कभार आ जाती है। सो आपको बिल मांगना ये आपका हक है। आपको एमआरपी के ऊपर नहीं पे करना ये आपका हक है। आपका प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये सारे अलग अलग रूल्स है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1986 में पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। सो सेवेंथ क्वेश्चन, to increase agricultural productions and become self-sufficient with regard to food grains dash was initiated। so agriculture production, ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, पहले आ जाना चाहिए था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमने बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन कर दिया और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, पूरा कंट्री हमारा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो ये हमने कौन सा रिवॉल्यूशन किया था? बहुत सिंपल, बहुत इजी आंसर है। वेरी गुड साक्षी, व्याख्यांत, विनय, युतिका। हेलो युतिका। युतिका आप संस्कृत का बोल रहे थे, मैंने उस दिन बाद में कमेंट देखा था संस्कृत, बाद में लाइक एंड हो गया था स्ट्रीम। मेरे को बेटा संस्कृत का कोई पेपर कोई कर मतलब मिल नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बिलीव मी, लेकिन मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपको संस्कृत का पेपर लाइक कुछ तो जुगाड़ करके दूंगा। मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दे दी। मैंने लाइक 3-4 सोर्सेस में बोल के रखा है कि कोई संस्कृत वाला हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है हमारे यहाँ पे लाइक स्कूल्स में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सो टॉकिंग अबाउट, यस वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमयी मुझे ये ईमेल कर देना अगर आपके पास संस्कृत के पेपर्स है तो प्लीज। श्रीमयी मुझे ईमेल कर देना बेटा, ठीक है। ईमेल आईडी पता होगा आपको, ओके मुझे ईमेल कर देना श्रीमयी। सो 8th क्वेश्चन है, द पोस्ट डैश मूवमेंट्स आर कॉल्ड नियो सोशल मूवमेंट्स। तो कौन से साल के बाद जितने भी मूवमेंट हुए उसे हम नियो सोशल, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो सोशल मूवमेंट्स कहे जाते हैं। कौन से साल के बाद? देखो युतिका, हो गया आपका संस्कृत पेपर का जुगाड़। श्रीमयी जी जैसे मुझे मेल करेगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा एंड आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप भी मुझे ईमेल करते रहना। मेरा ईमेल आईडी नहीं पता आप लोग को, मेरा ईमेल आईडी है expertclasses2015 दैट इज 2015 @gmail.com। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये देखने मिलेगा, याद रखिए। मैं अभी कमेंट में मेरे पर्सनल आईडी से अपना ईमेल आईडी भेज रहा हूँ, तो देख लीजिए एक बार। और बहुत लोग ने ये आंसर दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने ईमेल भेजा है अपने पर्सनल आईडी से, मैंने ईमेल भेजा है, तो उस पर मुझे आप मेल कर सकते हो श्रीमयी एंड बाकी किसको भी मेल करना हो कभी तो, ठीक है। ओके वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ए 1980। पोस्ट 1980 के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए उसे हम लोग नियो सोशल कहते हैं। ये इशू बेस्ड मूवमेंट्स थे जहां पर लोगों ने इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए अलग अलग। ओके सो ये नियो सोशल हो गया। हेलो श्रवणी, हेलो गुड इवनिंग बेटा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आंसर दीजिए। यूट्यूब संस्कृत पेपर पाटवा सर। हाँ मैं
मैं यूट्यूब पे भी वो अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा, वीडियो डालना पड़ेगा बेसिकली मुझे। बट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, या मुझे पर्सनली ईमेल कर दीजिए तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट द वाटर रिवॉल्यूशन इन डैश। तो ये देखिए अगेन, ये आंसर मैंने सिंपल रखा हुआ है, ये आंसर सिंपल रखा हुआ है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र राणा जी को माना जाता है। ये कहां पे उन्होंने बहुत सारे जोहाड़ वगैरह बनाए थे, थाउजेंड्स ऑफ जोहाड़ बनाए थे और वाटर रिवॉल्यूशन लाया। इसे हम वाटरमैन ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। क्लास 10th का हम लोग पॉलिटिकल साइंस चल रहा है हमारा, कंचन जी क्लास 10th एसएससी का चल रहा है। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है नम्रता जी का, पहले विनय, श्रीमयी, नम्रता, गायत्री, गायत्री जी, हेलो गायत्री जी, साक्षी, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में उन्होंने ये किया था, बहुत सारे जोहार्ड्स बनाए थे उन्होंने और प्रॉब्लम सॉल्व की थी वाटर क्राइसिस की जो राजस्थान में चल रही थी। डेजर्ट रीजन को उन्होंने रिवाइव किया था, बहुत सारे रिवर्स को रिवाइव किया था उन्होंने, और इसीलिए इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। तो क्या फार्मर्स मूवमेंट का मेन डिमांड क्या है यार? क्या मांग रहे वो लोग, क्या चाहते वो लोग? कॉमन सेंस है बहुत, अभी भी ये चल रहा है मूवमेंट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझिए आप। ये मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में भी ये है और आपके मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, वेरी गुड बेटा, थैंक यू श्रवणी फॉर शेयरिंग द नॉलेज। चलिए 10th का आंसर फटाफट। ओके, मुझे आंसर दिख रहा है एंड सभी ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर दिया है साक्षी, नम्रता, विनय, आयुष। आयुष जी अभी फाइनली 4th नंबर तक पहुंचे। आयुष जी कब से मैं देख रहा था नाम इनका। दैट इज बी, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो पूरा मुद्दा ही है यार, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनका जो ग्रेन्स है, उसका उन्हें करेक्ट प्राइस मिलना चाहिए ना। वो उनको सस्ते में उनसे ले लिया जाता है और आगे जाके उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है स्टोर रूम तक पहुंचने तक, रिटेल शॉप्स तक पहुंचने तक, होलसेल तक पहुंचने तक, तो उनको करेक्ट प्राइस नहीं मिलता है। ये पूरा मुद्दा है। तो फार्मर्स लोग का यही डिमांड है। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया ये, वेरी गुड। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखेंगे। मेरे ख्याल से और बस 2 क्वेश्चन है, 12 तक ही है। 11th क्वेश्चन, द विमेन्स मूवमेंट एम्ड एट डैश। विमेन का मूवमेंट का मुद्दा क्या है? विमेन मूवमेंट क्यों होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ट्रांसपेरेंसी यानी कि बेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे ट्रांसपेरेंट यानी क्या होता है? जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो ये मैं छुपा छुपा के नहीं करना चाहिए। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप जो कुछ काम कर रहे हो तो वो मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो ये जब हम एक दूसरे को जो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम एक दूसरे के बीच में क्लियर रखते हैं, तो उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, आपने डिलीट कर दिया मैसेज, अब मुझे दिख नहीं रहा है मैसेज, रिट्रैक्टेड बता रहा, पता नहीं। सो अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि आप उस चीज का, आप जो भी काम हाथ में ले रहे हो उसका आप जिम्मेदारी उठाते हो कि नहीं उठाते। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी कितने हो, जैसे कि अगर आप मेरे पास पर्सनली पढ़ते, आप मुझे फीस वगैरह देते, आप मेरे पास पर्सनली पढ़ते, तो आई एम अकाउंटेबल टू गेट यू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, द बेस्ट ऑफ रिविजन, या बेस्ट ऑफ आपको मैं अपना सर्विस दूं, राइट? तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। जैसे कि स्कूल इज अकाउंटेबल कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, वो बच्चों को सही किताबें प्रोवाइड करे, उन्हें सही जो भी मतलब उनका ड्यूटीज है वो पूरी करे, तो उस चीज को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। ओके, आई होप मैंने आपका ये आंसर ऑलमोस्ट आपको थोड़ा समझा दिया। चेतन राठौड़ जी, यस कल लाइव आएंगे हम लोग। कंचन जी 8:30 को लाइव आते हैं हम लोग, 8:30 को लाइव आते हैं। यस, बहुत लोग ने इस बीच आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मुझे श्रीमयी का सबसे पहला आंसर दिख रहा है इसमें, वेरी गुड श्रीमयी।
विमेन मूवमेंट्स क्यों होते हैं, ये सारे रीजंस है इनजस्टिस हटाने के लिए, उनके तरफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्क प्लेस पे बोलो या कहीं पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो हटाने के लिए। मेल को सैलरी ज्यादा दी जाती है, विमेन को सैलरी कम दी जाती है, जबकि दोनों का वही काम है फिर भी। तो ये सारी चीजें एक्सप्लॉयटेशन कही जाती है। एंड एक बेसिक सिंपल रिस्पेक्टफुल लाइफ उनको मिले, ये सारे रीजंस है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। कल हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं। ज्योग्राफी का हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा हो गया था? ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर कौन सा हो गया था? उसके बाद का हम लोग करेंगे चैप्टर, तो मुझे भी देखना है। मेरे ख्याल से 5th चैप्टर हमने लास्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। डैश वॉज एस्टैब्लिश इन 1920। 1920 में क्या एस्टैब्लिश हुआ था? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग पहले इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट चाहिए क्या? हो जाएगा आंसर। हेलो नीरज। हाँ, चैप्टर मैं बताता हूं ना, कौन सा चैप्टर, मुझे चेक करने दो एक बार कितना हो गया हमारा। आदर्श जी को क्या चाहिए? प्लीज टेल। क्या बेटा आदर्श, कुछ क्वेश्चन पूछा आपने ऊपर, मैंने देखा नहीं। हिंट दे, हिंट दो, ऐसा बोलो क्या? हिंट ये था कि मिल से रिलेटेड है, रेलवेज इंडस्ट्री से रिलेटेड। यस, बहुत लोग ने सही आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुआ था। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आता है, 1920 में एस्टैब्लिश किया गया था, ग्लोबलाइज करने के लिए पूरा। और जितना भी वर्कर्स लोग को प्रॉब्लम है उसको, उससे बचाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में प्रोटेक्शन मिलने के लिए, उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, उनको वर्किंग आवर्स लिमिटेड करने के लिए, उनका हेल्थ हजार्ड्स ठीक करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने ये किया था। ज्योग्राफी का हमारा लास्ट चैप्टर जरा चेक करो, वीडियो कौन सा हुआ है। अगर 5th हुआ है तो 6th होगा हमारा। पॉपुलेशन होगा, राइट। 5th हो चुका है, राइट, तो 6th होगा हमारा ज्योग्राफी। टाइमिंग 8:30 होगा कंचन, 8:30 PM को मंडे टू फ्राइडे हमारा होता है। कभी कभार बीच में गैप हो जाता है, बट मोस्टली होता है। और अल्टरनेट डेज हमारा चलता है। हर वीडियो के एंड में नेक्स्ट वीडियो का मैं बता देता हूँ। और अभी पॉलिटिकल साइंस तो आज खत्म हो गया, तो अभी हमारा ज्योग्राफी और साइंस 2 चालू हो जाएगा। परसों साइंस 2 चालू हो जाएगा। परसों, एक सेकेंड, डे क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ, तो परसों ये चालू हो जाएगा साइंस 2। तो पूरा वीक, नेक्स्ट वीक हमारा ज्योग्राफी और साइंस 2 चलेगा। ओके, उसमें ज्योग्राफी अगर खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो थोड़ा ये पैटर्न समझ जाइए। ओ ठीक है। सो पॉपुलेशन मेरे ख्याल से चैप्टर 6 है। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू सो मच। एंड यस, मराठी में ये पूरा सब करने वाली हमारी मिस है, स्नेहा मिस। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया। चौबे मिस का बहुत बहुत ही शुक्रिया, ये मेरे को हेल्प करते हैं। उनके लिए थैंक यू। श्रीमयी हमेशा याद करती थी। श्रीमयी, आपका कमेंट पढ़ के मैम बहुत ही खुश हो गई थी। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज ऑलवेज। एंड मैं जितना कम कहूँ थैंक यू कम ही पड़ेगा। थैंक यू। 4000 फिलहाल 4000 हम चल रहे हैं, 4200 चल रहे हैं हम लोग फिलहाल। जल्दी 5000 हो जाएंगे, तो आई एम होपिंग कि ये मंथ के एंड तक 5000 पहुंच जाए हम लोग। बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। सो लेट्स होप दैट। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, लव यू 3000 गाइज। एंड अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे ज्योग्राफी के साथ हम मिलेंगे कल। एंड ठीक है, एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। स्ट्रीम में मुझे मेल करना मत भूलिएगा, संस्कृत वाला। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।